वेलकम टू नॉलेज बूस्टर। माई सेल्फ प्रिया। और आज के वीडियो में हम क्लास 9 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज फार्मिंग इन पालमपुर। इससे पहले के दो टॉपिक्स जो है इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर एंड द फैक्टर्स फॉर प्रोडक्शन, ये ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट सो दैट आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सिंस हमने डिस्कस किया है जो पालमपुर क्या है, एक हाइपोथेटिकल विलेज है, लेकिन पालमपुर में 75% जो लोग हैं, 75% जो लोग हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। मीन्स उनकी जितनी भी लाइवलीहुड है, वेलबीइंग है, सब किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर के ऊपर। अब एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। और जब हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा था तो उसमें सबसे बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या था, लैंड। क्योंकि अगर लैंड ही नहीं होगा तो हम खेती किस पे करेंगे, ठीक है, लैंड नहीं होगा तो हम खेती किस पे करेंगे। अब लैंड क्या है, लैंड फिक्स्ड है। लैंड ना इंक्रीज किया जा सकता है ना उसको डिक्रीज किया जा सकता है, जितना भी लैंड है वो फिक्स है। तो लैंड का फिक्स होना एज अ रिसोर्स ये लिमिटेशन बन जाता है। क्यों अगर लैंड फिक्स रहेगा लेकिन पॉपुलेशन जो 75% है वो एग्रीकल्चर कर रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जितने ज्यादा लोग होंगे वो खेती पे डिपेंडेंट होंगे। और जितना कम लैंड होगा, फिक्स लैंड होगा, तो क्या होगा, तो हम खेती किस पे करेंगे, ठीक है। अब जो नई पॉपुलेशन होगी वो खेती किस पे करेगी, तो लैंड का फिक्स होना एक लिमिटेशन हो गई, एक एज अ रिसोर्स, ठीक है। तो ये सबसे पहली लिमिटेशन हो गई। ओके, इसके साथ हमें क्या, जो नेक्स्ट चीज है जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए वो क्या है कि कैसे हम जो फार्म प्रोडक्शन है, ठीक है, उसको इंक्रीज कर सकते हैं। अब लैंड एरिया तो हम इंक्रीज नहीं कर सकते, सिंस पालमपुर में 1960 में कुछ जो जो कुछ लैंड को कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट गया था, जो वेस्ट लैंड थे उन्हें कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट किया गया था, लेकिन उसके बाद कोई स्कोप ही नहीं बचता कि जो लैंड है उसको कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट किया जा सके या कैसे भी लैंड हो जिसपे खेती कर सके। अब जब लैंड नहीं है तो एक क्या है, लिमिटेशन है। इसके साथ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है कि कैन वी प्रोड्यूस मोर फ्रॉम द सेम लैंड। तो ऑब्वियसली यस, वी कैन प्रोड्यूस मोर फ्रॉम द सेम लैंड, बट हाउ। क्वेश्चन ये है कैसे हम एक लिमिटेड पीस ऑफ लैंड से ज्यादा खेती करें, ठीक है, कैसे हम लिमिटेड पीस ऑफ लैंड से ज्यादा खेती कर सकते हैं। इसी के साथ अपना नेक्स्ट टॉपिक, कैन वी प्रोड्यूस मोर फ्रॉम द सेम लैंड, क्या हम एक गिवन पीस ऑफ लैंड से ज्यादा उगा सकते हैं, ये टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है, ऑब्वियसली यस, वी कैन प्रोड्यूस मोर फ्रॉम द सेम लैंड, ठीक है। हम ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस तो कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं इसको प्रोड्यूस करने के, एक फिक्स्ड पीस ऑफ लैंड से बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन उन सारे तरीकों को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें समझनी पड़ेंगी। इस टॉपिक को समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा क्रॉपिंग पैटर्न। सिंस हम पूरे साल भर एक ही क्रॉप तो उगा नहीं सकते, हम जब एक क्रॉप नहीं उगा सकते हैं तो हमें क्या है, दे आर डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन, कि हर एक सीजन में अलग अलग क्रॉप्स उगाई जाती हैं। जैसे खरीफ क्रॉप कौन से क्रॉप्स होते हैं, खरीफ क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स जो ऑनसेट ऑफ मॉनसून, जो रेनी सीजन में ग्रो करी जाती है, ठीक है, जो रेनी सीजन में ग्रो करी जाती है। जैसे पैडी हो गया, ग्राउंडनट हो गया, ठीक है, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, तो ये सारी क्या है, ये सारी खरीफ क्रॉप है जिसको मॉनसून के टाइम में ग्रो की जाती हैं। राबी क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती हैं, तो राबी क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स जो विंटर में उगाई जाती हैं। जैसे पीज हो गया, वीट हो गया, तो ये सारी क्रॉप्स क्या है, ये सारी क्रॉप्स विंटर में उगाई जाती हैं। एक और क्रॉप्स होती हैं खरीफ और राबी को छोड़ के, ज़ैद क्रॉप्स। ओके, ज़ैद क्रॉप्स, तो ये जो विंटर और समर के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, मीन्स मार्च अप्रैल का जो टाइम पीरियड होता है, इसके बीच में जो भी क्रॉप्स उगाई जाती हैं दोज आर नोन एज ज़ैद क्रॉप्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल मस्क मेलन हो गया, वाटर मेलन हो गया, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके, मिलेट्स हो गया, ठीक है, फॉडर क्रॉप्स हो गई, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, ज़ैद क्रॉप्स की। ओके, नाउ यू नो द 3 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स, द राबी क्रॉप्स, द खरीफ क्रॉप्स एंड द ज़ैद क्रॉप्स। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं। देखो पालमपुर में जो खेत है,
ठीक है, जैसे 75% लोग जो है एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है, 75% लोग जो है एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वो क्या करते हैं, पूरे साल भर जब मानसून आता है तो वो खारिफ क्रॉप्स लगाते हैं, जब विंटर आता है तो रबी क्रॉप्स लगाते हैं, एंड जब ज़ैद सीजन आता है तो वो ज़ैद क्रॉप्स लगाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि पूरा जो साल भर उनका जो लैंड है वो हमेशा अंडर कल्टीवेशन ही रहता है, ठीक है, हमेशा उसमें एग्रीकल्चर होता रहता है। ऑल्सो एक जो पीस है लैंड का, ठीक है, ऑल्सो जो एक पीस है लैंड का, उसको क्या करते हैं, उसको शुगर केन के लिए रह देते हैं, शुगर केन के लिए रख देते हैं। और जो रॉ शुगर केन होता है, जैसे जैगरी वगैरह बना के उसको आसपास के जो टाउन्स होते हैं उसमें बेच दिया जाता है। सिंस ये कनेक्टेड है, पालमपुर कनेक्टेड है, तो इसको आसपास बेच दिया जाता है। तो इस प्रोसेस में हमने देखा कि जो पालमपुर है उसके पूरे साल में खेती होती है, तो लैंड जो है वो पूरा यूज हो रहा है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, ये एक बेसिक हो गया। अब हमें समझना होगा कि क्या वो डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट इज इरिगेशन। देखो, पहले क्या होता था, पहले जो ज़्यादातर फार्मर्स होते थे वो क्या करते थे, वो जैसे कि ऑनसेट ऑफ मानसून खारिफ क्रॉप्स, जैसे अभी मैंने बताया, तो खारिफ क्रॉप्स क्या करते हैं, उस टाइम जब बारिश होती है, बारिश पर डिपेंडेंट होते थे, इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो जब बारिश होती थी, ठीक है, जब बारिश होती थी तो उसी टाइम वो अपनी जितनी भी फसल की सिंचाई करनी है, जितना भी पानी लगेगा, वाटर इंटेंसिव जितने भी क्रॉप्स होते थे उसी टाइम उगाते थे, और रेस्ट ऑफ द टाइम जो फील्ड होता था वो एम्प्टी होता था। क्यों? क्योंकि इरिगेशन सिस्टम नहीं है। अब भले ही क्रॉप्स रबी क्रॉप्स विंटर में उग रही है, लेकिन पानी तो चाहिए। अब पानी कहाँ से आएगा, है ना, पानी कहाँ से आएगा? तो जैसे जैसे सिस्टम डेवलप होता गया और बढ़िया से होने लग गया, तो कैनल्स के थ्रू, ट्यूबवेल्स के थ्रू अब ये इरिगेशन फैसिलिटीज होने लगी, तो पूरे साल भर में क्या होने लग गया, पूरे साल में खेतों में एग्रीकल्चर होने लग गया, फार्मिंग होने लग गई। तो पहला तो ये हो गया। सेकंड क्या है, मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग और मल्टीपल क्रॉपिंग, इन दोनों में ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है? मिक्स्ड क्रॉपिंग में बेसिकली क्या किया जाता है, बेसिकली अलग अलग, मतलब जैसे कि दो या दो से ज्यादा, ठीक है, दो या दो से ज्यादा जो प्लांट्स होती हैं, ठीक है, जो क्रॉप्स होते हैं, उनके सीड्स को मिला लिया जाता है और खेतों में लगाया जाता है मिक्स करके, ठीक है। और लगाया मतलब क्या, इसको अगर आप डेफिनेशन में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग मोर देन टू क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड्स। मतलब एक ही फील्ड पे एक ही समय में दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स लगाना, दैट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग। ओके, लेकिन जब हम मिक्स क्रॉपिंग करते हैं, जैसे मिक्स क्रॉपिंग का एग्जांपल ले लो, वीट ग्राम, ठीक है, देन वीट मस्टर्ड, सरसों मिला के गेहूं में, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो मिक्स क्रॉपिंग में, ठीक है। अब मिक्स क्रॉपिंग में ये हो गया, लेकिन मिक्स क्रॉपिंग जब भी करते हैं तो एक चीज हमें ध्यान रखनी है, क्या, कि जो दोनों क्रॉप्स हो उनकी जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट हो, दोनों क्रॉप्स की जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट हो वो क्या हो, अलग अलग हो। अब ऐसा ना हो कि एक को भी वही न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो दूसरे को चाहिए, ठीक है, दोनों की जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स हो वो क्या हो, अलग अलग। ओके, सो दो तरीके हो गए, इरिगेशन हो गया हमारा, मिक्स क्रॉपिंग हो गया। नेक्स्ट क्या है, मल्टीपल क्रॉपिंग। नाउ व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग? मल्टीपल क्रॉपिंग इज बेसिकली टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप, ठीक है, एक क्रॉप से ज्यादा उगाना पूरे साल में, थ्रू आउट द ईयर, एक ही फील्ड पे एक क्रॉप से ज्यादा उगाना, दैट इज मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल का मतलब ही क्या है, एक से ज्यादा, है ना, मल्टीपल बहुत सारे, एक से ज्यादा, ठीक है। क्रॉपिंग मतलब क्रॉप्स उगाना, तो बेसिकली मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप्स थ्रू आउट द ईयर इन द सेम फील्ड्स। ओके, दैट इज मल्टीपल क्रॉपिंग। तो मल्टीपल क्रॉपिंग जैसे जैसे खारिफ सीजन में लगा दिया, ठीक है, मानसून के टाइम पे लगा दिया, फिर रबी सीजन में लगा दिया, ज़ैद सीजन में लगा दिया। तो ऐसे में क्या हो रहा है, जो फील्ड है वो पूरे टाइम क्या हो रही है, यूज हो रही है, और पूरे टाइम क्या हो रहा है, अलग अलग क्रॉप्स लग रहे हैं, तो अलग अलग रिक्वायरमेंट हो रही है। ऐसे में फार्म प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रहा है और जो लैंड है वो भी एम्प्टी नहीं है, ठीक। ये हो गए हमारे तीन तरीके। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जब इरिगेशन के साथ मिल गया, कैसे, इलेक्ट्रिसिटी जब इरिगेशन के साथ मिल गया मीन्स पहले क्या होता था, पहले जब पानी डालना होता था खेतों में, तो लोग जैसे कि कुएं से निकालेंगे पानी फिर डालेंगे, मतलब मैनुअल प्रोसेस होता था, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता था। और इतने सारे जो लोग हैं वो बारिश पे डिपेंडेंट, मानसून पे डिपेंडेंट होते थे। जब जब से इलेक्ट्रिसिटी आई, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
ठीक है, मोटर्स आ गए, कैनल्स हम यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रीफाइड जो ट्यूबवेल्स होती हैं वो यूज करके हम जो पानी है, स्प्रिंकलर्स जो होते हैं वो यूज करके, ये सारा यूज करके हमारा क्या है, हम अच्छे से पानी पूरे ठंडियों के टाइम में भी और जो बाकी सीजन है उसके टाइम में भी हम दे सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर दी फार्म प्रोडक्शन। अब खेत खाली नहीं रहेगी। नाउ नेक्स्ट इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड। ओके, मॉडर्न फार्मिंग मेथड। मॉडर्न फार्मिंग मेथड से नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, एक तो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड जिसमें पुराने पुराने सीड्स लगते थे, जैसे पुराने जितने भी सीड्स होंगे वो लगते थे, ठीक है, पुराने ही जैसे कि हाथ से ही बोया जा रहा है, हाथ से ही हार्वेस्ट किया जा रहा है, तो मैनुअल प्रोसेस वो भी, ठीक है। अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, मॉडर्न मशीनरीज, ये सारी चीज लगती हैं। क्या मतलब? HYV seeds. HYV seeds are basically those seeds जो genetically modified होती हैं। HYV means what? High yielding varieties of seed. Okay, high yielding varieties of seed. इन seeds की मदद से, इन सीड की मदद से क्या होता है कि अब जो पहले ट्रेडिशनल मेथड से ट्रेडिशनल जो सीड्स होती थी उनसे जो कम अनाज उगता था, ईल्ड होती थी, ठीक है, उपज होती थी, अब इस मॉडर्न सीड से, HYV सीड से वो ज्यादा हो गई, ठीक है, वो ज्यादा हो गई। अब पहले क्या था, पहले ट्रेडिशनली मैनुअल प्रोसेस से सब कुछ बोया जा रहा है, हार्वेस्ट किया जा रहा है, लेकिन अब ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, इन सब के यूज से क्या है, मॉडर्न मशीनरीज के हेल्प से अब ये क्या है, बहुत ज्यादा पंप मिल गया। तो ये सारा हमारा मॉडर्न फार्मिंग मेथड है। अच्छा, जब हमने मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज किया, लाइक HYV यूज किया, है ना, HYV यूज किया, ठीक है, HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, मॉडर्न मशीनरीज, ठीक है, ये सारी चीज यूज की, तो इससे क्या हुआ, इससे बहुत ही ज्यादा बूस्ट अप हो गया प्रोडक्शन, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बूस्ट अप हो गया प्रोडक्शन, ठीक है। तो दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, नाउ इरिगेशन हमारा हो गया, ठीक है, इरिगेशन हमारा हो गया, देन मल्टीपल क्रॉपिंग हो गया, मिक्स क्रॉपिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी आपने देख ही लिया, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स भी देख लिया। अब जब हमने एक सिंगल पीस ऑफ लैंड से इतना ज्यादा उगा लिया है, ठीक है, इतना ज्यादा उगा लिया इन सारे मेथड की मदद से, इन सारे मेथड्स की हेल्प से, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है, विल द लैंड सस्टेन, वो स्टार्ट हो जाता है। विल द लैंड सस्टेन मीन्स व्हाट? अब जब इतना उगा लिया एक पर्टिकुलर लैंड से, तो जो लैंड है वो सस्टेन करेगी क्या? लैंड टिकी रहेगी, उसकी फर्टिलिटी टिकी रहेगी? तो नो, नहीं। क्यों? अब किसी भी इंसान की एक लिमिटेड ही कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। जैसे आपके फैमिली में अलग है, पापा अलग है, मम्मी अलग है, भाई अलग है, बहन अलग है, तो सबकी ड्यूटीज क्या है, अलग। अब पापा ही घर सब कुछ नहीं कर सकते, बाहर का भी देखना, ऑफिस का भी देखना, घर का खाना पीना, फैमिली को संभालना नहीं कर सकते। सिमिलरली मम्मा भी सब कुछ नहीं कर सकती हैं। तो अलग अलग रोल डिवाइडेड हैं और वो अपने रोल को फुलफिल करते हैं। वैसे ही जैसे मैंने बोला, एक पर्टिकुलर इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, ओके, एक पर्टिकुलर इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, वैसे ही लैंड, ठीक है, सपोज किसी इंसान को बोला जाए तुम ये भी कर लो, तुम वो भी कर लो, और उसको दिन भर कुछ ना कुछ दिया जाए, और एट द एंड क्या होगा, किसी ना किसी पॉइंट पे वो क्या करेगा, बस बहुत हो गया, अब नहीं होगा, है ना, अब उससे होगा ही नहीं, उसकी कैपेबिलिटी ही नहीं है। लेकिन जिस लैंड पे एक फिक्स उसकी कैपेसिटी थी, जिस लैंड की एक फिक्स कैपेसिटी थी, उससे आपने इतना ज्यादा उगा लिया, ठीक है, उससे आपने इतना ज्यादा उगा लिया, तो क्या लैंड सस्टेन करेगी? नहीं। साइंटिफिक रिपोर्ट से पता चला है कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जो हमने यूज किए हैं, HYV सीड्स वगैरह, ठीक है, ये सारी जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, पेस्टिसाइड्स, इन सब के यूज से जो सॉइल की फर्टिलिटी है, सॉइल की फर्टिलिटी डिक्लाइन होती जा रही है, ठीक है, बहुत जगह हो भी गई है और बहुत जगह होती भी जा रही है। सेकेंड पॉइंट इज जो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम क्या कर रहे हैं, ट्यूबवेल से ग्राउंड वाटर खींचे जा रहे हैं, ठीक है, ग्राउंड वाटर खींचे जा रहे हैं अंदर ही अंदर से, तो इससे क्या है, जो वाटर लेवल है वो भी धीरे धीरे डिप्लीट होता जा रहा है, ठीक है, वो भी धीरे धीरे डिप्लीट होता जा रहा है। तो आई होप जो आज का हमारा टॉपिक था फार्मिंग इन पालमपुर, ये सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फार्मिंग इन पालमपुर तो आपने
पूरा हमने समझ लिया कि 75% जो लोग हैं वो कैसे एग्रीकल्चर में है, तो कैसे वेलबींग उनकी डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, ठीक है, ये सारा हमने देख लिया। अब उसके बाद हमने ये देखा कि अगर लैंड फिक्स्ड है तो क्या हम उसी से ज़्यादा उगा सकते हैं, तो वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमने ये भी देख लिया विल द लैंड सस्टेन, क्या लैंड सस्टेन करेगा, तो ये भी देख लिया कि लैंड सस्टेन नहीं करेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए भी, ठीक है, हम सभी के लिए, कि हम अपनी रिसोर्सेज को उतना ही यूज़ करें, मीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट, ठीक है, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, मतलब ऐसे रिसोर्सेज को यूज़ करें कि वो हमारी ज़रूरतें भी पूरी कर दें और अपकमिंग जो जनरेशन है, अपकमिंग जो जनरेशन है, जो आने वाली जो पीढ़ी है, उसकी भी ज़रूरतें क्या हो, पूरी हो जाए। ओके, आई होप आज की क्लास में जो हमने तीनों टॉपिक डिस्कस किए हैं वो तीनों ही टॉपिक आपको समझ में आए होंगे, और कैसे इंटरकनेक्टेड है एक टॉपिक दूसरे से वो भी समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। थैंक यू सो मच।